पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। दोस्तों, अगर आप अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं तो अब तक तो आप ये मूवी देख चुके होंगे, और अब तक नहीं देखी तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में जिसका नाम है पुष्पा, पुष्पराज। मैं झुकेगा नहीं साला। कहानी की शुरुआत जापान से होती है, जहाँ ये दिखाया जाता है कि गिटार जैसा ये दिखने वाला बाजा सबसे महंगी कीमत का होता है, जो कि एक ऐसी लकड़ी से बनता है जो जापान में तो कहीं भी नहीं मिलती। ये लकड़ी चीन से जापान तक समुद्र के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है। ये लकड़ियां चीन में भी नहीं पाई जाती। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये लकड़ियां मद्रास पोर्ट तक पहुंचाई जाती हैं और मद्रास पोर्ट से इन्हें चाइना तक पहुंचाया जाता है। ये कोई आम लकड़ी नहीं है, ये सिर्फ शेरशाह चिलम के जंगलों में ही पाई जाती है, जो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलती, जिसे लाल चंदन कहा जाता है। फिर हमें शेरशाह चिलम जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस की गाड़ियाँ एक ट्रक का पीछा कर रही होती हैं। तभी पुष्पा की एंट्री होती है और वो ट्रक से बाहर निकलता है। असल में उस ट्रक में लाल चंदन होता है। पुष्पा उन पुलिस वालों को 10,000 रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर वो पुलिस वाले 10,000 में नहीं मानते और वहाँ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। पुष्पा और रिश्वत बढ़ाता है और 10 से सीधा 20, 30, 40, 50 और सीधे 1 लाख तक बोलता है, पर वो पुलिस वाले पुष्पा को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठा लेते हैं। तभी पुष्पा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है पूरी मंडली को 1 लाख दे रहा हूँ? नहीं, हर एक आदमी को 1-1 लाख। तभी वो पुलिस वाले मान जाते हैं। पुष्पा उन्हें 1-1 लाख दे देता है और वहाँ से चलने लगता है। पुलिस वाला उसे कहता है, हे भाई अपना नाम तो बता, और पुष्पा उसे कहता है, पुष्पराज, नाम याद मत रखना। और यहीं से कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पुष्पा एक लकड़ी के कारखाने में मजदूरी कर रहा होता है। जब आधी दिहाड़ी हो जाने के बाद पुष्पा बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी वहाँ उस कारखाने का मालिक आ जाता है। वो पुष्पा को ऐसे पैर पर पैर रखकर बैठे देखकर गुस्सा हो जाता है। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि उसके कारखाने में कोई मजदूर ऐसे अकड़ से बैठा हुआ हो। तभी सुपरवाइजर पुष्पा से बोलता है, ये तू मालिक के सामने पैर पर पैर रख कर क्यों बैठा है? वो तुम्हें निकाल देगा। तभी पुष्पा कहता है, ये पैर मेरा, ये लुंगी मेरी, पर उसकी लुंगी में क्यों मिर्ची लग रही है? मेरा काम देख, वो मुझे काम के पैसे देता है या इज्जत देने के? सुपरवाइजर उसे बोलता है, फिर तो तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। पुष्पा कहता है, तो ठीक है, मेरी दिहाड़ी का हिसाब कर दे। सुपरवाइजर उसे पैसे देता है। पुष्पा अपनी दिहाड़ी के पैसे रख लेता है और बाकी बचे पैसे सुपरवाइजर को वापस दे देता है और कहता है, मालिक को कहना इन पैसों से बाजार से जाकर इज्जत खरीद कर अपने माथे पे चिपका ले, क्योंकि मैं तो नहीं बदलने वाला। वहीं केशव नाम का एक लड़का वहाँ खड़ा होता है, जो ये सभी बातें सुन रहा होता है। वो उस मालिक का नौकर था। वो पुष्पा की बातें सुनकर इतना इंस्पायर होता है कि अपनी नौकरी छोड़कर पुष्पा के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी पुष्पा और केशव दोनों जब बाजार में बैठे हुए होते हैं, वहाँ 2 ट्रक दिहाड़ी के मजदूरों को ले जाने के लिए आते हैं, जहाँ एक में जाने वाले की दिहाड़ी 100 रुपए होती है, पर काम रिस्की नहीं होता, और दूसरी ओर दूसरे में जाने वालों की 1000 रुपए दिहाड़ी होती है, पर पुलिस कभी भी उन्हें उठाकर ले जा सकती है, क्योंकि वो काम बहुत ही रिस्की होता है। पुष्पा और केशव दोनों 1000 रुपए वाली दिहाड़ी वाले लोगों के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन सभी लोगों को घने जंगल में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें लाल चंदन को काटना होता है, जो कि एक गैर कानूनी काम है। वो लोग लाल चंदन को काटना शुरू कर देते हैं, पर जैसे थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि पुलिस वहाँ पहुँचने ही वाली होती है, वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पुष्पा उन्हें बोलता है, रुक जाओ, हमने इतनी मेहनत से मजदूरी की, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? रुक जाओ, मेरे पास एक प्लान है। तभी डीएसपी गोविंद वहाँ पहुँच जाता है। वो उन लोगों से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोग कहते हैं, हम तो यहाँ बस अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं। पुलिस वाला पूछता है, तुम्हारी बकरियाँ कहाँ हैं? वो लोग कहते हैं, जंगल के उस तरफ चरने गई हैं। तभी डीएसपी गोविंद पुष्पा के हाथ में कुल्हाड़ी देख लेता है और पूछता है, बकरियां चराने आए हो तो इस कुल्हाड़ी का क्या काम? तभी पुष्पा बोलता है, ये तब काम आएगी साहिब, जब जंगल में बकरी का शिकार करने के लिए कोई
शेर आएगा। पुलिस वाला बोलता है तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो, तुम इससे बात करो, ये हमारे डीएसपी साहिब हैं। तभी पुष्पा बोलता है साहिब तुम लोगों की इज्जत करते हैं तभी तो लकड़ियाँ छुपा दी, नहीं तो तुम्हारे टोली के सामने से लेकर जाते, क्या तब तुम्हारी इज्जत नीलाम नहीं होती। वो डीएसपी पुष्पा का कॉलर पकड़ लेता है और अपनी गन को उसकी कनपट्टी पे तान देता है, पर वो सभी मजदूर लोग अपनी कुल्हाड़ी लेकर पुष्पा के पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी पुष्पा बोलता है तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे और मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। तभी वो पुलिस वाला अपने डीएसपी से कहता है ये इनका इलाका है सर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं, इन्हें हम बाद में देख लेंगे। और वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और पुष्पा ने जो लाल चंदन छुपाया हुआ होता है वो बाहर निकालते हैं और ट्रक में लोड करना शुरू कर देते हैं। पर थोड़ी देर के बाद वहाँ डीएसपी गोविंद अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुँच जाता है। तभी पुष्पा और वो मजदूर लोग पत्थर को उठाते हैं और उन पर फेंकने लगते हैं। डीएसपी गोविंद हवा में फायरिंग करता है और वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पुष्पा जल्दी से ट्रक में बैठता है और वहाँ से ट्रक को निकाल कर ले जाता है। डीएसपी गोविंद पुलिस फोर्स के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। वो उसका पीछा कर ही रहे होते हैं कि एक मोड़ पर जाकर वो देखते हैं पुष्पा तो पैदल आ रहा होता है। वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और उससे पूछते हैं ट्रक कहाँ है। पुष्पा बोलता है क्या साहिब आपको फिर से माल नहीं मिला, चलिए पुलिस स्टेशन जाकर बात करते हैं। पुष्पा उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग पुष्पा को ले जाकर पुलिस स्टेशन में मारना शुरू कर देते हैं। बहुत मार खाने के बाद पुष्पा पानी के लिए पूछता है, पुलिस वाला उसके लिए पानी लेकर आता है और पुष्पा कहता है मुझे नहीं हलकट, दूसरे पुलिस वाले को दो, बेचारा मार मार के थक गया है। डीएसपी गोविंद पूछता है माल कहाँ है बता। पुष्पा कहता है अगर बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। डीएसपी पूछता है कौन है तेरा मालिक। पुष्पा कहता है मैं ही हूँ रे, पूरे जिले में किसी की औकात नहीं कि वो अपना मालिक बन सके। तभी वहाँ दूसरा पुलिस वाला आ जाता है। वो कहता है मैं जानता हूँ इसकी अकड़ कैसे निकालनी है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है पुष्पा राज। पुलिस वाला बोलता है अपना सर नहीं बता बेटा। पुष्पा थोड़ा सा खामोश हो जाता है। पुलिस वाला पूछता है क्या तुम्हें अपने बाप का नाम नहीं मालूम, अपने बाप का नाम बता। पर पुष्पा कुछ नहीं बोलता और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पुष्पा एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी माँ के साथ स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आता है। हेडमास्टर उससे उसका नाम पूछता है। वो बच्चा कहता है मेरा नाम पुष्पा राज है। मास्टर उससे उसका सरनेम पूछता है। वो बच्चा बोलता है पुष्पा राज मुलेटी। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है। वो लड़का कहता है मास्टर जी क्या कोई कुछ भी बोलेगा आप मान लोगे, क्या जांच नहीं करोगे। असल में वो लड़का पुष्पा का सुतेला भाई होता है। पुष्पा की माँ ने उसके पिता के साथ असल में शादी नहीं की होती, इसलिए वो लड़का पुष्पा को नाजायज समझता है और अपने परिवार का नाम उन्हें नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता उसके पिता और उसके परिवार का नाम इनसे जुड़े। वो उस छोटे से बच्चे को अपने पास बुलाता है और कहता है तुम्हारा नाम मुलेटी पुष्पा राज नहीं, सिर्फ पुष्पा राज है, बोल तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्चा बोलता है पुष्पा राज। वो उसे बोलता है जोर से बोलो। तभी पुष्पा एक कंधा उठाकर जोर से बोलता है पुष्पा राज। और कहानी वहीं फिर से पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस वाले पुष्पा को लेकर चाय और खाने के लिए एक टपरी पर लेकर आते हैं। केशव भी वहाँ होता है। तभी वहाँ लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाले दो लोग आते हैं जो कोंटा रेड्डी के भाई होते हैं। इनका नाम जक्का रेड्डी और जोली रेड्डी होता है। जोली रेड्डी तो एक अयाश आदमी होता है और दूसरी ओर जक्का रेड्डी ही लाल चंदन का सारा कारोबार देखता है। वो लोग पुष्पा से माल के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं इतनी मार खाने के बाद भी तुमने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, बोलो माल के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तभी पुष्पा कहता है 5 लाख। जक्का रेड्डी कहता है ठीक है तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बताओ माल कहाँ है। पुष्पा उन्हें लेकर एक जगह पर आता है। वो लोग देखते हैं यहाँ तो कोई भी ट्रक नहीं खड़ा, यहाँ तो बस एक बहुत बड़ा कुआं है। असल में जब डीएसपी गोविंद पुष्पा का पीछा कर रहा था तो पुष्पा ने उस ट्रक को उस कुएं में धकेल डाला था। वो लोग कुएं से अपना माल निकाल लेते हैं और पुष्पा को 5 लाख दे देते हैं। पुष्पा और केशवा जैसे ही फिर से उनकी गाड़ी में बैठने लगते हैं तभी जोली रेड्डी कहता है जिस तरह एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं, अब तुम लोग भी मेरे किसी काम के नहीं हो, ये लो पैसे और ऑटो में बैठकर आ जाना। पुष्पा केशवा से पूछता है ये गाड़ी कितने की आती होगी। केशवा कहता है भाऊ आती होगी 4-5 लाख की। तो पुष्पा कहता है जा लेकर आ।
केशवा कहता है भाऊ अगर गाड़ी ले ली तो ये सभी पैसे उसी में चले जाएंगे, हम फिर से गरीब हो जाएंगे। तभी पुष्पा कहता है मैं गाड़ी में आया था और गाड़ी में ही जाऊंगा, इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। और वो लाल रंग की एक गाड़ी खरीद लेते हैं। पुष्पा उस गाड़ी में अपनी माँ को बिठाकर अपने सौतेले भाई के घर के बाहर गोल गोल घुमाने लगता है। पुष्पा और केशवा उस गाड़ी में बैठकर कोंटा रेड्डी के घर आते हैं। असल में जक्का रेड्डी ने उन्हें बुलाया होता है। जब वो अंदर जाते हैं वहाँ सारे कोंटा रेड्डी के लोग होते हैं। तभी वहाँ कोंटा रेड्डी आता है। वो लोग उसे बोलते हैं कि हमारा माल वो पुलिस वाले हमेशा पकड़ लेते हैं, हम जहाँ से भी जाएं वो पुलिस वाला किसी न किसी तरह से हमारा माल पकड़ ही लेता है। तभी पुष्पा बोलता है माल पार करवाने के लिए दम की क्या जरूरत, इसके लिए तो सिर्फ दिमाग चाहिए। तभी वो बोलता है मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम माल आसानी से पार करवा सकते हैं। और पुष्पा अपना प्लान कोंटा रेड्डी को बताता है। वो लोग दूध का बिजनेस शुरू करते हैं। उन दूध के टैंकर्स के नीचे लाल चंदन और ऊपर दूध मिलाकर उन पुलिस की चेक पोस्ट से पार करवाना शुरू कर देते हैं। कोंटा रेड्डी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो 1 करोड़ पर 5 लाख कमीशन देने को तैयार हो जाता है, पर पुष्पा वो कमीशन नहीं लेता। वो कहता है मुझे माल में से 4% चाहिए, यानी कि 4% की हिस्सेदारी। अब पुष्पा उनका 4% का पार्टनर बन जाता है, जो कि एक गुलाम होने से अच्छा है, क्योंकि पुष्पा हमेशा कहता है कि झुकने का नहीं, इसलिए वो उनका 4% का पार्टनर होना बेहतर समझता है। तभी एक दिन पुष्पा उन टैंकर्स में दूध भरने का इंतजार कर रहा होता है, पर कोई भी दूध नहीं भर रहा होता, क्योंकि एक लड़की ने जिद पकड़ी होती है कि जब तक उस पेड़ से वो चिड़िया नहीं उड़ेगी कोई भी टैंकर्स में दूध नहीं भरेगा। तभी पुष्पा उस लड़की को देखता है और उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम श्रीवल्ली होता है। पुष्पा बहुत कोशिश करता है वो लड़की उसे देखे और उस पर एक नजर डाले, पर श्रीवल्ली उससे एक बार भी नहीं देखती। और दूसरी ओर श्रीवल्ली के पिता, जो कि उसी दूध टैंकर्स के ड्राइवर होते हैं, एक दिन चेक पोस्टिंग पर डीएसपी गोविंद उनकी गाड़ी को चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि दूध के नीचे लाल चंदन है। और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि ये सब हमसे पुष्पा ने करवाया है। डीएसपी गोविंद कहता है अब तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे। एक दिन जब श्रीवल्ली अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने के लिए थिएटर्स के बाहर आती है तो उनके पास सिर्फ 160 रुपए होते हैं, पर उन्हें 6 टिकट की जरूरत होती है। केशवा भी वहाँ होता है। वो उन्हें देख लेता है और कहता है मैं बाकी पैसे दे दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हारी सहेली श्रीवल्ली को हमारे पुष्पा भाऊ पर एक नजर डालनी होगी। श्रीवल्ली की सहेली कहती है हाँ हाँ ठीक है, कल अपने दोस्त को मंदिर के पास लेकर आ जाना। अगले दिन पुष्पा और केशवा दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं और श्रीवल्ली भी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर आ जाती है। जब पुष्पा श्रीवल्ली की ओर देखता है तो वो उसे देख रही होती है। वो बहुत ही खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पुष्पा श्रीवल्ली को कहता है मैं तुझे अच्छा लगा ना, तभी तो मुझे देख कर हंस रही थी। श्रीवल्ली कहती है तू क्यों अच्छा लगेगा। तभी पुष्पा बोलता है तुम मुझे देखकर हंस क्यों रही थी। श्रीवल्ली कहती है तुम्हें देखने के लिए मुझे पैसा मिला था ना। पुष्पा बोलता है कैसा पैसा। श्रीवल्ली बताती है मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था। हमारे दोस्त केशव ने मुझे 1000 रुपए दिए थे तुम्हें देखने के लिए। तभी पुष्पा गुस्से से केशवा के पीछे भागता है और कहता है पैसा देकर लड़की को हंसाया तुमने तो मेरी पूरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अब बदनाम हो ही गया हूँ तो एक काम कर 5000 देकर उनसे कह दे कि मुझे आकर पप्पी करे। और ये सुनकर केशवा बहुत ही हैरान होता है। उधर डीएसपी गोविंद हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ होता है। तभी मंगल सीनू अपना सारा लाल चंदन का माल लेकर कोंटा रेड्डी के गोदाम आ जाता है और माल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पुष्पा को दी जाती है। असल में मंगलम सीनू ही वो आदमी होता है जो इन सभी से माल लेकर पुलिस की 15 चेक पोस्ट को पार करवाकर उन ट्रकों को जहाज तक पहुंचाता है। इसकी एक सिरफिरी पत्नी और एक पागल साला भी होता है जो इसके काम में इसका पूरा साथ देते हैं। कोंटा रेड्डी पुष्पा से बोलता है ये मंगलम सीनू का माल है इसलिए अपनी जान से भी ज्यादा इसे संभाल कर रखना, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उधर चुम्मी लेने के लिए पुष्पा श्रीवल्ली
श्रीवली का इंतजार कर रहा होता है। श्रीवली अपनी सहेलियों के साथ ऑटो में बैठ कर आती है। श्रीवली थोड़ा सा घबरा रही होती है। उसकी सहेली उसे पकड़कर पुष्पा की गाड़ी में बिठा देती है। पुष्पा श्रीवली को पप्पी करने ही वाला होता है, उससे पहले ही श्रीवली रोने लगती है। वो बोलती है, मैंने अपना पहला चुम्मा अपने पति के लिए रखा है। पुष्पा कहता है, अगर तुमने अपना चुम्मा अपने पति के लिए रखा है फिर मुझसे पैसे क्यों लिए? श्रीवली रो रही होती है। तभी उसकी सहेली वहाँ आ जाती है और उसे लेकर चली जाती है। केशव कहता है, भाव क्या इसकी चुम्मी लेने के लिए तुम्हें अब इससे शादी करनी पड़ेगी? पुष्पा कहता है, हाँ कुछ भी हो जाए इसे चुमने के लिए अब तो इससे शादी भी करूंगा, पर इस मामले में मैं झुकूंगा नहीं। फिर पुष्पा जब उस गोडाउन में पहुंचता है तो वो देखता है सारा माल वहीं पड़ा है। कोंटा रेड्डी उसे फोन करता है और कहता है कि पुलिस को पता चल चुका है इस गोदाम के बारे में, तुम्हें जल्द से जल्द सारा माल कहीं और पहुंचाना पड़ेगा। उधर डीएसपी गोविंद पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस गोदाम की ओर निकल पड़ता है। केशवा बोलता है, बाऊ हम अभी इतना माल कैसे छुपाएंगे? पुष्पा अपनी गाड़ी से बहुत सारे पैसे निकालता है और उसे केशव को दे देता है और उसे कहीं जाने को बोलता है और वहाँ बैठे सभी मजदूरों को कहता है कि सारा माल नदी में फेंक दो और सभी लोग उन लाल चंदन की लकड़ियों को नदी में फेंकने लगते हैं। जब डीएसपी गोविंद वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ कोई भी लाल चंदन नहीं होता। उधर पुष्पा ने जो पैसे केशव को दिए होते हैं, केशवा उन पैसों को डैम के उस आदमी को देता है और कहता है डैम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। उधर डीएसपी अपने आदमियों को बोलता है, माल मिला या नहीं? और पुष्पा कहता है, अगर माल मिला तो पुष्पा नहीं मिलेगा और अगर पुष्पा मिला तो माल नहीं मिलेगा। डीएसपी गोविंद को कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ से चला जाता है। माल ना पकड़े जाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है जहाँ पुष्पा कई बड़े बड़े नेताओं और आदमियों से मिलता है और उसी पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि मंगलम सीनू 2 करोड़ में उस माल को बेचकर बाकी सिंडिकेट के सभी लोगों को सिर्फ 25 लाख देता है। पुष्पा ये बात जाकर कोंटा रेड्डी को बताता है। कोंटा रेड्डी कहता है, मैं सही समय आने पर सीनू से बात जरूर करूंगा। उधर उसी पार्टी में केशवा श्रीवली के पिता के साथ बात करता है और कहता है, तुम्हारी बेटी के लिए पुष्पा का रिश्ता सबसे बेहतर रहेगा। और पुष्पा अपनी माँ और कई सारे लोगों के साथ श्रीवली के घर पहुँच जाते हैं रिश्ते की बात करने के लिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है पर अचानक तभी वहाँ पुष्पा का सौतेला भाई पहुँच जाता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके बाप का नाम लेकर पुष्पा का रिश्ता तय हो रहा होता है। वो सभी लोगों के सामने पुष्पा की और उसकी माँ की बेइज्जती करने लगता है। वो उसे सौतेला बताता है। पुष्पा को ये बात अच्छी नहीं लगती, पुष्पा को ये अच्छा नहीं लगता और वो उसे मारने लगता है। पर अचानक उसकी माँ को चोट लग जाती है और पुष्पा उसे हॉस्पिटल ले जाता है और इसी चक्कर में ये रिश्ता भी टूट जाता है। और यही से कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ ये दिखाया जाता है कि पुष्पा के जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। पुष्पा की माँ उनके आखिरी दर्शन करने के लिए भागकर उनके घर आती है पर पुष्पा का सौतेला भाई गेट को बंद कर देता है और उन्हें अंदर आने नहीं देता। इतना ही नहीं, उसके पिता के जाने के बाद उसके भाइयों ने उनका घर भी छीन लिया जहाँ वो रहते थे और पुष्पा के गले में एक लॉकेट था जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसके भाई ने पुष्पा से वो भी छीन लिया। तभी पुष्पा कहता है, अब मैं किसी से नहीं डरने वाला, अब मैं सबसे वसूलेगा। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। तभी मंगलम सीनू के घर को दिखाया जाता है जहाँ मंगलम सीनू अपनी शेव करवा रहा होता है और उसका साला एक आदमी को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है क्योंकि वो आदमी मंगलम सीनू से अपना रेट बढ़ाने के लिए आया था। तभी पुष्पा भी वहाँ पहुँच जाता है और वो लोग उस आदमी को मार डालते हैं। तभी पुष्पा कहता है, हमें भी माल चेन्नई पहुंचाने में बहुत दिक्कत हुई थी पर फिर भी हमने चेन्नई माल पहुंचा ही दिया था। मंगलम सीनू हैरान हो जाता है और वो पूछता है, तुम्हें चेन्नई माल पहुंचाने के लिए किसने कहा था? पुष्पा कहता है, जो माल हम तुम्हें बेचते हैं वो क्या है ना पूरा नहीं पड़ता, तुम 1 टन का एक खोखा दो तो माल तुम्हें बेचता हूँ। तभी मंगलम सीनू का साला बोलता है, ये देख ले इसका क्या हाल हुआ, ये 50 मांग रहा था, इसका ये हाल किया हमने, तू 1 करोड़ मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। पुष्पा कहता है, जानता हूँ रे, मैं भी यहाँ 25 का 50 ही करवाने आया था पर इसे देखकर पता चला कि इस काम में कितना रिस्क है, इसलिए 50 का 1 करोड़ बोल रहा हूँ, सोच समझकर मुझे फोन पर बता देना। और ये कहकर पुष्पा वहाँ से चला जाता है। तभी मंगलम सीनू का साला बोलता है कि हमें इसे यहीं अभी खत्म कर देना चाहिए था। और अचानक पुष्पा फिर से वापिस आ जाता है और कहता है, क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? पुष्पा फोन पर बात कर ही रहा होता है तभी मंगलम सीनू के आदमी उस पर
हमला कर देते हैं, पर पुष्पा उन्हें पीटना शुरू कर देता है और कहता है, ए उस तरह की ब्लेड, तेरा जीजा मुझे जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया, मैं इसलिए गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। और फिर पुष्पा सीधा चेन्नई पहुंच जाता है मुर्गन से मिलने के लिए, और वहां जाकर वो 1 टन लाल चंदन का रेट 1.5 करोड़ तक फाइनल कर लेता है। और ये डील सेट करने के बाद पुष्पा कोंटा रेड्डी का 50-50 पार्टनर बन जाता है। और दूसरी तरफ जोली रेड्डी को पता चल जाता है कि श्रीवली के पिता और उस आदमी ने माल को पकड़वाने के लिए पुलिस को खबर दी थी, और वो उन्हें बुरी तरह पीटने लगता है। तभी जोली रेड्डी को पता चल जाता है कि इसकी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो कि श्रीवली ही होती है, और जोली रेड्डी की उस पर आंख आ जाती है। वो उसे कहता है, अगर तू अपने बाप को छुड़वाना चाहती है तो मेरे साथ एक रात के लिए सो जा। पर श्रीवली क्या करती, वो पूरी तरह तैयार हो जाती है, पर वो जोली रेड्डी के पास नहीं पुष्पा के पास जाती है। वो पुष्पा को बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। पुष्पा को एहसास हो जाता है, इसलिए श्रीवली सीधा पुष्पा के पास आती है क्योंकि वो चाहती है कि वो आज की रात सिर्फ उसके साथ ही बिताए, किसी और के साथ नहीं। पुष्पा कहता है, मैं किसी को भी तुझ पर हाथ नहीं लगाने दूंगा, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। वो श्रीवली को लेकर सीधा जोली रेड्डी के पास पहुँच जाता है और जोली रेड्डी को कुत्तों की तरह पीटने लगता है और पीट कर उसे अधमरा कर देता है। और फिर कोंटा रेड्डी अपने अधमरे भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है और वो कहता है, पता लगाओ ये किसने किया। केशवा बोलता है, अगर कोंटा रेड्डी को पता चल गया कि उसके भाई को हमने मारा है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक वहाँ कोंटा रेड्डी आ जाता है। वो पुष्पा से कहता है, कल सुबह तैयार रहना, हमें माल के पैसे लेने जाना है। अगले दिन पुष्पा माल के पैसे लेने के लिए कोंटा रेड्डी के साथ उस सुनियार की दुकान पर जाता है। वो उसे एक नोट दिखाता है जो कि आधा फटा हुआ होता है और आधा नोट उस सुनियार के पास होता है। वो नोट को चेक करता है और पैसे पुष्पा को दे देता है। उधर केशवा घर पर बैठकर पैसे गिन रहा होता है। तभी उसे अपनी नौकरानी से पता चलता है कि उस दिन कोंटा रेड्डी ने सब कुछ सुन लिया था कि उसके भाई को पुष्पा ने ही मारा है। केशवा जल्दी से पुष्पा को एक मैसेज भेजता है। पुष्पा उस मैसेज को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि अब कोंटा रेड्डी उसे मारने वाला है। कोंटा रेड्डी के आदमी उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर और उसके हाथ बांधकर उसे गोली मारकर जमीन में गाड़ने वाले होते हैं। तभी पुष्पा कहता है, हे ऊपर वाले, आज अगर तू मेरी सुन रहा है तो इनका निशाना चूकने मत देना, क्योंकि अगर आज मैं बच गया तो इनके सिर पर बैठकर तांडव करूंगा। कोंटा रेड्डी अपनी बंदूक उठाता है और वो पुष्पा को मारने ही वाला होता है कि अचानक मंगलम सीनू का साला मोगलिस वहाँ आ जाता है और वो सीधा कोंटा रेड्डी को गोली मार देता है और वो सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। पुष्पा के हाथ अभी भी बंधे होते हैं और मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ होता है और पुष्पा भागने लगता है। पुष्पा अपने मुंह पर लपेटा हुआ कपड़ा किसी तरह निकाल देता है और उन लोगों को कुत्ते की तरह फिर से पीटने लगता है। उधर मंगलम सीनू का साला मोगलिस कोंटा रेड्डी के भाई के पीछे भाग रहा होता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पुष्पा आ जाता है और पुष्पा उन लोगों को बुरी तरह मारता है। वहीं कोंटा रेड्डी का भाई हैरान हो जाता है कि पुष्पा तो उसे बचाने आ गया। पुष्पा उसे कहता है, क्यों जक्का रेड्डी हैरान हो रहा है ना, हमारी आपस में भले ही कितनी ही दुश्मनी हो, पर बाहर वाला कोई आकर तुम्हें मारेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि हम अभी भी पार्टनर है ना। वहीं वो लोग मोगलिस को पकड़ लेते हैं, पर मोगलिस उन्हें अपने जीजा का नाम लेकर धमकाने लगता है कि अगर तुमने मेरा कुछ भी बिगाड़ा तो मेरा जीजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी उसका फोन बजने लगता है और पुष्पा उस फोन को उठाता है और मंगलम सीनू से बात करता है। मंगलम सीनू पुष्पा को बोलता है, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, पर मेरे साले को जिंदा छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। तभी पुष्पा बोलता है, मैंने तो उसे कब का मार दिया, 5 मिनट पहले फोन करना था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है और वापिस नहीं आने वाली। तभी मोगलिस जोर से बोलता है, जीजा, और पुष्पा उसे ठोक डालता है। पुष्पा मंगलम सीनू को बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तू मेरे आड़े आ रहा है। पुष्पा मंगलम सीनू को बोलता है कि मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आया, मैं इधर राज करने को आया है, किसी के आगे झुकेगा नहीं। फिर वो सभी घर जाते हैं और कोंटा रेड्डी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं। लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाले सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वो एमएलए भी, और वहाँ मंगलम सीनू भी आ जाता है जिसे एमएलए ने ही बुलाया होता है। वहाँ पुष्पा उन सभी लोगों के सामने नोटों से भरे
बैग को खोल कर रख देता है और सबको बताता है कि 1 टन के पीछे हमें 1.5 करोड़ मिला और मंगलम सीनू हमें सिर्फ 25 लाख देता था। मंगलम सीनू हमें कितना बड़ा चूना लगा रहा था। तभी वहाँ सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि आज से सभी लोग अपना माल पुष्पा को बेचेंगे और पुष्पा वो माल आगे जाकर बेचेगा। वो सभी लोग पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देते हैं और फिर पुष्पा लाल चंदन का कारोबार अच्छे से संभाल लेता है और वो सभी लोग मिलकर एमएलए को मिनिस्टर बना देते हैं। और दूसरी ओर मंगलम सीनू की औरत उसे कहती है कि जाकर मेरे भाई की मौत का बदला लेकर आ। पर मंगलम सीनू कहता है अब वो लोग बहुत ताकतवर हो चुके हैं, अब हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो सन की औरत ब्लेड से मंगलम सीनू का गला काट देती है और कहती है अगर जिंदा लौटा तो हम दोनों मिलकर पुष्पा को मारेंगे। और उधर गोविंद की वजह से भुजंगा की मौत हो जाती है और वो अपना इस्तीफा देकर वहाँ से चला जाता है। और जोली रेड्डी भी बड़ी बेसब्री से पुष्पा से अपना बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा होता है। पुष्पा के सारे दुश्मन उसे मारने का इंतजार कर रहे होते हैं पर वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। और डीएसपी के जाने के बाद वहाँ एक नया अफसर आ जाता है। वहाँ हरियाणा से ट्रांसफर होकर एक ऑफिसर आ जाता है जो कि एक नया एसपी होता है जिसका नाम शेखावत होता है। उधर पुष्पा अपनी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहा होता है। नया एसपी आया होता है इसलिए पुष्पा अपनी शादी का कार्ड देने के लिए उसके पास जाता है पर शेखावत को पुष्पा का एटीट्यूड पसंद नहीं आता। वो उसके सामने नोटों से भरा बैग रख देते हैं जो कि रिश्वत होती है। शेखावत उन पैसों को गिनने लगता है और कहता है ये तो कम है। पर केशवा कहता है हमने तो ठीक से गिने हैं और वो लोग सभी नोटों को फिर से गिनने लगते हैं। और उधर शेखावत पुष्पा के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। वो उसके सरनेम के बारे में बात करता है कि उसका कोई सरनेम नहीं है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तू ब्रांड तो ना बन पावेगा। तभी केशव बोलता है पैसे तो ठीक हैं सर, पर शेखावत बोलता है कुछ तो कम है। असल में शेखावत रिस्पेक्ट की बात कर रहा होता है जो पुष्पा ने उसे आने पर नहीं दी थी। तभी पुष्पा बोलता है बताओ कितने पैसे कम है सर। और शेखावत बोलता है हाँ यही सुनना चाहता था मैं सर, यानी कि इज्जत किसी वैल्यू की बात कर रहा था। शेखावत बोलता है जिसकी खुद की कोई औकात न होना उसे दूसरों की औकात भी नहीं दिखती। पुष्पा को उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इसलिए वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। शेखावत कहता है आज से मैं डिसाइड करूंगा तुम लोग कितना पैसा रखोगे और मैं कितना। पुष्पा ये सभी बेइज्जती की बातें अपने दिल में दबाकर वहाँ से चला जाता है और उस दिन से पुष्पा शेखावत की हर बात मानना शुरू कर देता है। जब भी उसका फोन आता है पुष्पा उसके पास दौड़ा चला जाता है। केशवा को ये समझ नहीं आता कि पुष्पा भाऊ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस दिन पुष्पा की शादी हो रही होती है केशव उसे ढूंढने के लिए कमरे में जाता है और वो देखता है पुष्पा भाऊ वहाँ नहीं होते। असल में पुष्पा शेखावत के साथ बाहर कहीं दारू पी रहा होता है। दूसरी तरफ सारे लोग उसका शादी में इंतजार कर रहे होते हैं और वहाँ पुष्पा शेखावत को वो सारी बातें याद दिलाता है जो उस दिन ऑफिस में उसने कही थी। पुष्पा बोलता है आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए था। शेखावत बोलता है मैंने तो तुम्हारी माँ के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। पुष्पा कहता है आपको मालूम था ना मेरा कोई खानदान नहीं, इसलिए आप बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारे नाम के पीछे कोई ठप्पा नहीं है, तुम्हारा सरनेम नहीं है। पुष्पा कहता है कोई मेरे खानदान के बारे में कुछ बोलता है ना तो मेरा खून खोल जाता है। शेखावत बोलता है ये पुष्पा ये तो क्या ड्रामा कर रहा है, क्या चढ़ गई है तन्ने। तभी पुष्पा बोलता है आपकी रिवॉल्वर में एक गोली ज्यादा है। शेखावत अपनी गन निकाल कर उसे दिखाता है। पुष्पा वो गन को लेता है और अपनी मुट्ठी को बंद करके उस पर एक गोली को फायर कर देता है। शेखावत उसका ये पागलपन देखकर हैरान हो जाता है। पुष्पा के हाथ से खून बह रहा होता है। पुष्पा शेखावत को कहता है आपको पता है सर ये क्या है, ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में बह रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते, इसको मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ये खून ही है मेरा ब्रांड। पुष्पा उसे बोलता है शेखावत सर भूतनी के तुझे क्या लगा मेरे जैसा आदमी हमारी एक गोली से डर जाएगा। ये जो ब्रांड है ना ये मैंने अपने दम पर खुद ने बनाया है।
मैं उस दिन चुप रहा क्योंकि मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहता था। मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन आज मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा शेखावत को बोलता है, चल अपनी शर्ट निकाल। शेखावत बोलता है, तू जानता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है, मेरा नाम भंवर सिंह शेखावत है। पुष्पा कहता है, चल इसी बात पे अपनी पैंट उतार। पुष्पा उसे पूरा नंगा कर देता है और खुद भी अपनी लुंगी निकाल कर फेंक देता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने नंगे खड़े हुए होते हैं। पुष्पा बोलता है, आज हम दोनों यहाँ नंगे खड़े हुए हैं, पर हम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी जिंदगी तो ऐसे ही फटे हाल में शुरू हुई थी। एक मजदूर से लेकर सिंडिकेट का हेड बनने तक ये सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। मैं अगर इस हालत में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और अगर तू बिना वर्दी के कहीं निकल गया तो एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं उसके कैरेक्टर में होता है। पुष्पा बोलता है, शेखावत सर, जो माल जाना होगा वो जाएगा और जो पैसा आना होगा वो आएगा। तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे बदन पर वर्दी जरूर होगी पर कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तुम्हारे पास सिर्फ नकली इज्जत होगी। और ये कहकर पुष्पा वहाँ से चला जाता है। और पुष्पा ऐसे ही नंगा अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपनी शादी में पहुँच जाता है। और दूसरी ओर शेखावत वो भी नंगा ही अपने घर पहुँच जाता है और उसका कुत्ता उस पर भौंकने लगता है क्योंकि उसके कुत्ते ने भी सच में उसे बिना वर्दी के नहीं पहचाना। और शेखावत अपने कुत्ते को गोली मार देता है और पुष्पा के नोटों को आग लगा देता है। वहाँ मंडप पे श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है, आपको ये चोट कैसे लगी? तभी पुष्पा बोलता है, किसी ने पुष्पा को फ्लावर समझ लिया था और उसको बताया कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। श्रीवल्ली बोलती है, क्या बात आगे तो नहीं बढ़ी? और पुष्पा बोलता है, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, हद से आगे बढ़ चुकी है। सामने कोई भी हो मैं झुकेगा नहीं। और अब कहानी में आगे क्या होगा ये हमें पुष्पा के दूसरे पार्ट में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली मजेदार कहानी के साथ। नमस्कार।